तो देश में नफरत के नाम पर क्या सियासत हो रही है? आप कह सकते हैं कि देश में नफरत के नाम पर सियासत काम पर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों लेह लद्दाख के दौरे पर थे। पिछले 5 दिनों के बाद लद्दाख के कारगिल में राहुल गांधी की राजनीतिक सभा हुई। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नौजवानों से भी मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने लद्दाख में 2 बातें कही। एक तो यह कि देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पहली बात दोबारा दोहराता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, दलित, आदिवासी, अन्य लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात राहुल गांधी ने यह भी कही कि इसी नफरत वाली विचारधारा का नतीजा मणिपुर में दिखाई दे रहा है। मतलब अब तक मुसलमानों के अंदर डर, उन पर हमले, उनसे नफरत की बात कांग्रेस ने दोहराई। कांग्रेस की सियासत अब मणिपुर तक इस पूरे मुद्दे को लेकर जा पहुंची, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी साहब ने कहा कि राजस्थान में नासिर जुनैद के कातिलों को नहीं पकड़ना और उन्हें मुआवजे में भी भेदभाव करना क्या सवाल नहीं उठाता। लेकिन राहुल गांधी ने लद्दाख में सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि कमजोर वर्ग, दलित, आदिवासी सब पर हमलों का दावा किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को जब बातचीत कर रहे थे, बेरोजगारी तक का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी से कुछ युवाओं ने बेबाकी से सवाल पूछे। एक युवा ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि हमारा मुसलमान होना, वो पहचान जिसे बहुत प्रिय मानते हैं, हमें कारगिल होने पर, कारगिली होने पर गर्व है, हमें मुस्लिम होने पर बहुत गर्व है। अब इस पर भी सियासत हो रही है कि राहुल गांधी नफरत या फिर मोहब्बत, किसकी दुकान चला रहे हैं। इसको लेकर वार भी हुआ, पलटवार भी हुआ। पहले राहुल गांधी के आपको बयान सुनाते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी के बयान, बीजेपी का पलटवार, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं
पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। यानी चीन का भी जिक्र, नफरत और मोहब्बत का भी जिक्र और निशाने पर मुसलमानों का भी जिक्र। अब बीजेपी का पलटवार देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? किले में घूमकर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था। चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति, सुरक्षा, सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। तो ये सियासी बयान वार भी और पलटवार भी। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं संदीप दुबे जी, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रशांत जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और साथ ही ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखने वाले सुनील कौशिक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा बन गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे थे और फिक्र जता रहे थे, उससे क्या साबित होता है? क्या देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन बातों में अगर एक बात ये भी है कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं देश में, तो आप देखिए आज मुसलमानों का जो बुलडोजर तंत्र चलाया जा रहा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ पे देखिए बुलडोजर तंत्र जो है एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है और उसमें बेगुनाह लोगों को के घरों पे भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ही एक तरफा कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर देखते, बुलडोजर के साथ घटना देख लीजिए, खरगोन की घटना देख लीजिए, आप दिल्ली की जो घटना हुई थी, जो वहां देख लीजिए किस तरह से जो है एक पक्षीय कार्रवाई की गई थी। आखिर में उस हथकंडे जो मध्य प्रदेश की घटना का ही जिक्र कर लेता हूं, जहां पे एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा करके उसके घर को गिरा दिया जाता है और व्यक्ति जिसका दोनों हाथ, क्या आरोप लगा था कि वो पत्थरबाजी करा था, जबकि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों बाजू कटे हुए थे। तो इस तरह के जो है वो चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के नुह में हुआ वो क्या था? और रत्नाकर जी, जो नुह में हुआ वो क्या था? नूह में तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया सारे देश के लोगों ने देखा। वो भी बीजेपी ने किया। नूह और मेवात, हाँ सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। नूह और मेवात में जो घटना हुई थी, उस घटना से 3-4 दिन पहले ही इस तरह के जो है बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जैसे लोगों का जो है वीडियो वायरल हुआ था। तो अगर राज्य सरकार जो है उसको अगर कंट्रोल में करती और इस तरह के वीडियो को वायरल नहीं होने देती, तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं नहीं जो है भड़कती और दंगा नहीं होता। तो कहीं न कहीं हरियाणा की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब, कुल मिला के मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, आप ये कह रहे हैं? उनको हरियाणा की सरकार को
इस दंगे पे राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। नहीं रत्नाकर जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि देश में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, कुल मिला के आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, इस देश में जिस तरह से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, हाँ। जिस तरह से एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के हकों को छीना जा रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो जग जा ही रहे, किसी भी मुसलमान से पूछिए आप, सब बताएंगे। उनके अधिक वजीफा छीना जा रहा है, उनके 4% आरक्षण को पसमानदा मुसलमानों का छीना जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। संदीप दुबे जी वो कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। तो क्या आपके राज में मुसलमान खतरे में है क्या? तिलक चावला जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में राहुल जी गए तो वहां पे एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं भारत का ऐसा पहला नेता हूं, मुझे सबसे ज्यादा सजा दी गई मानहानि के मामलों में। उसके बाद उन्होंने मानहानि के केस में जब पूछा गया कि भाई आपने एक जाति विशेष के खिलाफ कुछ गलत बोला है, आप माफी मांग लीजिए, उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज देश में उनको अचानक मुस्लिम प्रेम जागा है और इस बात से जागा कि इनको, मैं कांग्रेस के मित्र को बताऊं कि देश में सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस जगह से आते हैं, कौम से आते हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, अपराध होता है, और गलत काम करने वालों को सजा मिलती है तो उसको आप जाति धर्म से जोड़ देंगे। इतनी नफरत आपके अंदर भरी पड़ी हुई है कि इस देश को आप देश बनने नहीं देना चाहते। एक तरफ तो आप प्यार, मोहब्बत, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ जातियों में कैसे आग लगाई जाए इसकी रचना करते हैं, इसकी संरचना करते हैं। और आपकी असफलता इस बात से है रत्नाकर जी, मैं राहुल जी को सलाह तो नहीं दे सकता, वो आपके भी नेता हैं और मैं उनको नेता नहीं मानता, क्योंकि इस समय तो कांग्रेस के नेतृत्व भी उनके पास नहीं है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नेता है, आप शायद उनको रत्नाकर जी नहीं मानते होंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके लिए राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उनकी सोच बदलने की जरूरत है और वो कांग्रेस आपके इशारे पे चले या कांग्रेस के इशारे पे राहुल खुश होना चाहिए, वो तो आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं। संदीप जी आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, इसमें दुख की बात है तिलक जी। नौजवान इस देश का जो नौजवान है वो राजनीति में अपनी भूमिका तलाशता है और रत्नाकर जी जैसे लोग कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जिस शब्द से समाज में वैमनस्य पैदा हो, घृणा आए, एक दूसरे में भेदभाव आए और उनका खुल के वो क्या कहते हैं जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं रत्नाकर जी, ये संयोग है ये प्रयोग छोड़ देना चाहिए। हाँ, कुरैशी साहब कह रहे हैं कि एक 2 करोड़ निपट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? और फिर कह रहे हो कि भैया मुसलमान खतरे में है। अब किससे निपटना है, कहां निपटना है और क्यों निपटना है? रत्नाकर जी ये सवाल नहीं खड़ा होता। आपके अपने नेताओं के बयान नहीं सुनाई देते आप लोगों को? हाँ, पहले तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं कांग्रेस की तरफ से। कुरैशी जी का बयान जो है उससे कांग्रेस पार्टी कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखती है और कुरैशी जी का बयान बिल्कुल निजी था, जिससे हमारे पार्टी के रत्नाकर जी एक काम करिए, आप बहुत काबिल नेता हैं, अपने इतने सारे कार्यकर्ता हैं, एक मुकदमा दर्ज करवा दो कुरैशी साहब के खिलाफ। आगे तो जवाब लीजिए, मेरी गलती थी कि मैं पहले ही कुरैशी जी का स्पष्टीकरण देने लगा। अरे आगे तो सुन लीजिए, थोड़ा समय हमको भी दीजिए। दुबे जी को बहुत बोलने दिया भाई। नहीं रत्नाकर जी, आपको भी पूरा समय, पहली शुरुआत मैंने आपसे किया है, ये विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेलो। सवाल भी आपसे हो रहा है और दुबे जी को ज्यादा समय दे दिया। देश की जनता जो देख रही होगी, सोच रही होगी और समझ रही होगी कि कांग्रेस के जो विवादित नेता है, जो विवाद खड़ा करके चैनल में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, उनके नाम पे डिबेट, क्षमता रखिए, बौखलाइए नहीं, सुन लीजिए जरा। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, तय कर दीजिए। अरे हमारे ऊपर आरोप लगाया तो सुनने की क्षमता भी रखिए ना। जनता तो सब जानती है सर, सुनती है। जो डिफेंड आप कर रहे हैं, उन्होंने कोई बात बोली एक संपदा के भैया खिलाफ, सुन लीजिए। अगर आप ही बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो बात जाएगी नहीं पूरी। तिलक जी, ये जो वर्षित वाला हटा करके एक मौका रखिए, कम से कम अपनी बात। उनको जेल भेज का पाप है, पंडितों की बेटियों के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ। एक मिनट दुबे जी आपने बात रखी है, रत्नाकर जी की बात। एक मिनट रत्नाकर जी की बात पूरी आ जाए, वरना फिर रत्नाकर जी बाद में कहेंगे कि भैया म्यूट कर दिया था, हमारी आवाज ही नहीं आ पाई। रत्नाकर जी पहले आप, फिर प्रशांत जी और कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रत्नाकर जी। जी देखिए, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण करने की राजनीति की, लेकिन मैं बता दूं देश के प्रधानमंत्री जो है वो अपना पद की गरिमा को भूल करके और एक
और भगवान के नाम पर, जय बजरंग बली के नाम पर लोगों को आह्वान करते हैं कि वो वोट दे, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? ये पूरा अच्छा, जो कमलनाथ जी कर रहे हैं वो क्या है? दूसरी चीज, नहीं, रत्नाकर जी बताइए, जो कमलनाथ जी कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? पूरा बात तो जाने दीजिए, कमलनाथ में भी आ जाऊंगा, पूरा बात तो जाने दीजिए। देश में 80-20 की बात कौन करता है ये लोग जानते हैं। कौन कहता है कि देश में कपड़ों को देख करके और वो किस धर्म का व्यक्ति है वो पहचान की जा सकती है? ये बात कौन कहता है? ये बता दे मुझे जरा। ये कौन कहता है कि श्मशान और शमशान की बात कौन करता है? मीट बैन, हिजाब बैन की बात कौन करता है? ये यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपस में वैमनस्य की भावना को बढ़ा करके, एक दूसरे को लड़ा करके और बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की अपना करके देखने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब कमलनाथ जी पे भी आ जाता हूं। अच्छा तिलक जी, हिंदू मैं भी हूं, हिंदू कौशिक साहब भी हैं और दुबे जी भी हैं। कौशिक जी विश्लेषक है, वो भाजपा के हैं, मैं कांग्रेस का हूं। क्या हम हिंदुत्व तो अगर हमारा सनातन धर्म हमको कहता है कि हम पूजा करें, हम हिंदू धर्म का पालन करें, तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं? ये ठेकेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा वही हिंदुत्व का पालन करेगा, वही संतों का समागम करेगा, वही ज्योतिर्लिंग जाएगा? ये बात किसने कही? रत्नाकर जी ये बात किसने कही? रत्नाकर जी ये बात किसने कही? ये आपको किसी ने रोका? आप अयोध्या जाइए, राम मंदिर जाइए, सोनिया गांधी जी जाए, राहुल जी जाए, प्रियंका जी जाए, कभी किसी ने रोका उनको? वो नहीं गए तो नहीं गए ना, जाना चाहिए था ना उनको, तो वो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना सर। ये चुनावी हिंदू कहते हैं हमको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद जाइए। बड़ा घोटाला नहीं, सोनिया गांधी जी को जाना चाहिए था कि नहीं? राहुल जी को जाना चाहिए था कि नहीं? प्रियंका जी गए कि नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। ये लोग चंदा चोर लोग हैं, राम मंदिर की भूमि घोटाला। एक मिनट प्रशांत जी, जो प्रशांत जी एक मिनट संदीप जी, एक सेकंड, मैं प्रशांत जी और कौशिक जी को चर्चा में लाऊं। एक सेकंड प्रशांत जी, राहुल जी क्या बीजेपी की पिच पर जाकर खेल रहे क्या? देखिए चावला जी, राहुल गांधी जी ने 2-3 चीजें और नहीं कही, वो मैं आपको बता देता हूँ। साधु हैं, 1000 घोटाला, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, भाजपा वाले सब घोटाला कांग्रेस ने किया, हिंदुओं को, साधु लोग हैं। संदीप जी एक मिनट, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो इस देश में रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी सबको ठग रही है, सबके साथ अत्याचार उनका जारी है। रही बात मुस्लिम की, अभी उत्तर प्रदेश में 17 वर्ष के एक लड़के को पुलिस ने इतना मारा कि उसको मार डाला। आप नूह की घटना ले लीजिए, नूह की घटना में जब बुलडोजर चला तो हाई कोर्ट ने रुकवाया, क्योंकि एक ही धर्म विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। कहा और किस जगह इस कहानी के पीछे का मुस्लिम की नहीं है और FIR लॉन्च हुई है कि नहीं, ओबीसी वालों की है, घटना में शामिल है उनको अरेस्ट किया गया वालों की है, सारी विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म में भी। नहीं, ये घटना घटी क्यों थी प्रशांत जी? जी हाँ, ये घटना घटी क्यों थी? कौन सी घटना? नूह वाली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने चीज पूछी। आपको पता है वो जो प्रोसेशन निकलना था, जिसकी परमिशन के बारे में खट्टर साहब के जो अलायंस में सरकार बना के बैठे डिप्टी CM, उनका बयान आपने शायद पढ़ा होगा। ACP साहब वहां के छुट्टी पर थे, उनकी परमिशन भी नहीं थी, उसके बावजूद ये निकाला गया और गाड़ियों में हथियार लेकर के बिट्टू और मोनू, वो जो भी अपने आप को गौरक्षक कहता है, जिसे मैं आतंकवादी कहता हूं खुलेआम, ये हथियार लेके घूम रहे हैं, घरों में जाकर के नहीं कर रहे हैं। एक शख्स के आने की खबर भर से पूरे इलाके में कोहराम मचा दो पूरे देश में, वो वाजिब है? नहीं, इनकी गाड़ियों में हथियार पाए गए थे, आपने वो वीडियो नहीं देखा? नहीं देखा मैंने। ये गाड़ियों में हथियार लेके आए थे। नहीं दिखाओ ना मुझे, दिखाओ, मैंने देखा नहीं। मैंने ये नहीं देखा कि जिस शख्स के आने की अफवाह थी वो वहां पे था या नहीं। अगर आपके घर पे कोई आके हमला करे, उकसाए आपको, तो आप उसको छोड़ देंगे? वाह, नहीं आप बताइए। मतलब ये उकसाया जा रहा था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हथियार लेकर गाड़ियों में। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, उकसाया जा रहा था इसलिए गाड़ियां फूंक दी, सब कुछ कोहराम मचा दिया। एक बात बताइए, आप हथियार लेके फायर आप कर रहे हैं, आपने पुलिस की सुरक्षा में फायर करते हुए लोगों को नहीं देखा? संदीप दुबे जी, आपने फायर करते, यानी आप ये कह रहे, ओके, आपने फायर करते, आप सीना थोड़ी ना कान देंगे, मार दीजिए हमको, आप तो बचाव करेंगे ना अपना। चले गए,
वो जय हनुमान बोलते हैं और हनुमान जी और शंकर भगवान की पूजा करने वालों को घेर घेर के उसके साथ अन्याय हो तो उसके लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो इस तरह की शब्दों का आप जो प्रयोग कर रहे हैं खुद के बोला करिए। हमें तो नहीं पता कि भविष्य क्या है पार्टी का आपके, लेकिन भगवान राम के नाम पे भी ठगी कर ली मंदिरों में कैसे और ये हमारी बहनें जान बचा के वहां से भागी हैं, कैसे बाहर में पिताइयों ने उनको बचाया, ये आपको दिखेगा नहीं ना। एक मिनट कौशिक जी एक मिनट संदीप दुबे जी, एक मिनट प्रशांत जी, एक सेकंड कौशिक जी एक बात बताइए, एक सेकंड संदीप जी, एक मिनट कौशिक जी को चर्चा में। कौशिक जी, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो सियासत के नजरिए से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वाकई में एक वर्ग का जिक्र करना और फिर यह कहना कि भैया मुसलमान भारत में खतरे में हैं, इसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है तिलक जी, राहुल गांधी को एक दो बड़ी घटनाओं का जिक्र करना चाहिए था। ऐसी कौन सी इस देश में बड़ी घटनाएं हुई जहां मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। ये कहकर के मुझे लगता है कि उनका बयान विपक्ष के नेता के नाते वाजिब। केवल आप राजनीति के लिए ऐसे बयान देंगे तो लोगों को कमजोर होगा। कौशिक जी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा संपर्क साधता हूं। प्रशांत जी, ये मसला, ये सही मौका है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप दूसरी तरफ कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, नफरत, क्या यह सही मौका है इन मुद्दों पर चर्चा करना, या फिर मसला बेरोजगारी, महंगाई, या यही एजेंडा है? बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को अगर आप अनायास परेशान करेंगे तो जो राजनीतिक पार्टी हैं, क्या उनका ये धर्म नहीं है कि उनके साथ खड़ी नजर आए? आप यूपी में ही देख लीजिए, यादवों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाजपा वाले। अखिलेश यादव ने परसों चंद्रयान की सफलता पर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मतलब यादवों पर भी अत्याचार हो रहा है, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, परसों अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया, चांद मुबारक, चांद पर भी हमारा तिरंगा प्यारा लहर गया। एक जहर उगलने वाले पत्रकार अपने आप को कहते हैं, और वो भाजपा में उनका कुछ पद है, मैं उनका ट्वीट ढूंढ रहा हूं, आपको दिखाऊंगा, सुधीर मिश्रा करके नाम है। उन्होंने इतना गंदा कमेंट किया कि ये जाकर के संभव तब हुआ है जब मंदिरों में गए हमारे वैज्ञानिक, ये मस्जिदों में नहीं, ये बुर्का पहनने वालों से नहीं संभव हुआ है। मैंने उनको याद दिलाया कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भूल गए क्या? वो भी मस्जिद को मानने वाले थे, उनकी माताजी भी बुर्का पहनती हो। तो इन लोगों में इतना जहर भर गया है कि मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, इनको हिंदुओं में भी कौशिक जी उड़ गए, जातियों के अलावा कोई हिंदू नजर नहीं आता। कौशिक जी, इनको यादव हिंदू नहीं लगते। कौशिक जी, एक मिनट प्रशांत जी ने एक और जोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं, यादव भी खतरे में है। एक सेकंड, वो कह रहे हैं यादवों पर भी अत्याचार हो रहा है। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, जो भी राजनीतिक बयान आ रहे हैं, हाँ, निश्चित तौर से कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र उसमें होना चाहिए। क्या कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, कत्लेआम हो रहा है यादवों का, छिटपुट घटनाएं तो इस देश में होती रही हैं, होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई कितनी जल्दी होती है वो महत्वपूर्ण है। क्या पंजाब में आप पार्टी की सरकार हुई, कत्लेआम आपने नहीं देखा, घेर घेर के लोगों को मारा गया? क्या आप पार्टी ने सक्रिय होकर के निश्चित तौर से उन घटनाओं को नहीं रोका? क्या घटनाएं पंजाब में बंद हो गई हैं? क्या घटनाएं राजस्थान में बंद हो गई हैं, मध्य प्रदेश में बंद हो गई हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बंद है? इतना कड़ा प्रशासन यहाँ पर है, फिर भी निश्चित तौर से अभी उत्तर प्रदेश में भी 2 गोलीकांड हुए हैं। अब गोलीकांड जो हुआ है, जिस यादव को मारा गया है वो यादवों नहीं मारा। अब आप कहेंगे इसमें सरकार सक्रिय नहीं है। आप ये देखिए अरेस्टिंग कितनी जल्दी होती है, एफआईआर कितनी जल्दी होती है, महत्वपूर्ण है। और जो राहुल गांधी ने कहा कि देश के मुसलमानों के बारे में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हाथों की कलम से मैंने बहुत लिखा है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कभी न कभी किसी न किसी देश के कोने में दंगे होते थे, और ये लेना पड़ता था कि हम पहले पृष्ठ पर लेना है इसको या प्रदेश के पृष्ठ पर लेना है, क्या वही डिस्ट्रिक्ट से बाहर उस खबर को नहीं लगा, उसको लेके नहीं जानी है। क्या कोई बड़ी घटनाएं हुई? छिटपुट घटनाएं तो होंगी, कोई बड़ी घटनाएं हुई हैं क्या? कांग्रेस के शासनकाल को देखा जाए और बीजेपी के शासनकाल को देखा जाए, क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं? एक बड़ा नेता ये कह दे कि 1.5-2 करोड़ मुस्लिम मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा?
ये सीधा सीधा गृह युद्ध के लिए ऐलान नहीं है क्या? नहीं नहीं, 1-2 करोड़ छोटी मोटी बात नहीं, वो 1-2 करोड़ की बात कह रहे हैं 1-2 करोड़ निपटा दो। सर मणिपुर को बड़ी घटना नहीं मानते आप? के लिए चैलेंज है कि नहीं? और जहां मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने टीवी चैनल पे तो रत्नाकर सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं है? नहीं नहीं, रत्नाकर जी ये कहेंगे सहमत नहीं है, लेकिन जब कहेंगे मुकदमा जाके लिखवा दो, वो कहेंगे ना जाके लिखवा मुकदमा। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से क्या उसका विरोध किया गया? रत्नाकर जी, ये जो मोहब्बत की आपकी दुकान है, एक दिन कुरैशी साहब को बिठा के सिखाओ ना वो मोहब्बत की दुकान। देखिए, हमारे कांग्रेस के संगठन प्रभारी जो राजीव सिंह ने वहाँ पे लिखित रूप से इसके शिकायत जो है शीर्ष नेतृत्व को किया गया है, तो निश्चित रूप से नहीं शीर्ष नेतृत्व इसमें शिकायत, वो कह रहे 1-2 करोड़ छोटी छोटी बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ऑफिशियल कहीं नहीं हो रहा है चीजें, कहीं ऑफिशियल चीजें हो रही है भाई। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और कोई भी व्यक्ति, सर मैं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर 3-3 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, आपकी पार्टी का बड़ा नेता रहा हो, अगर वो कहे कि 1-2 करोड़ निपटा दो, राहुल गांधी ये कहे कि ये बीजेपी, अगर कोई बीजेपी नेता ये बयान दे देता तो? अरे बीजेपी नेताओं ने कितना बयान दिया है। नुपुर शर्मा का बयान याद है आपको, जिसके बयान से तो नहीं, मेरे को तो छुरी वाला बयान भी याद है, मेरे को इतना बताओ रत्नाकर जी, 1-2 करोड़ छोटी मोटी बात होती तो समझ में आते, देश भर में दंगे हुए, आप उनको बिठाकर मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं चलाते हो? कुरैशी साहब पे भी मोहब्बत की दुकान चलाओ ना, कौशिक जी ये कह रहे हैं। और आप देखिए जो रत्नाकर साहब कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान में देश में दंगे हो गए, क्या कुरैशी साहब के बयान से दंगे हुए? ये देखना पड़ेगा ना इनको, हिंदुत्व कितना सॉफ्ट है। पार्टी का शासन चल रहा है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर कुरैशी साहब के अगर बयान को अगर अपराध मानती है तो मध्य प्रदेश की सरकार है, वहाँ पे वो एक्शन ले रहा है। आप मानते नहीं मानते? करिए क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आपको लगता है कि अगर वो उन्होंने अगर इस तरह के देश को दंगा भड़काने का चीज बोला है तो आप करिए। एक मिनट कौशिक साहब को सुन लीजिए, आप कह रहे हैं अगर लगता है तो अपराध है, मतलब ये आपकी नजर में अपराध भी नहीं है। ओके कौशिक जी प्लीज, फिर प्रशांत जी और दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ये कहे, एक मणिशंकर अय्यर ये कहे कि शिलान्यास सबसे बड़ा पाप था, और राहुल गांधी शांत, खड़गे साहब शांत। एक मंदिर के शिलान्यास को अयोध्या के को कहता है महापाप था वो, और मैंने राजीव गांधी को समझाने का प्रयास किया, वो आज भी पार्टी में है। कोई भी खड़गे साहब ने बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया उस पर। एक कुरैशी ये कहता है कि 1.5-2 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे तो क्या होगा, ये सीधा सीधा गृह युद्ध जैसा एक चैलेंज था, उस पर हम मोहब्बत की दुकान से कुछ भी नहीं कहेंगे। राहुल गांधी को, खड़गे साहब को एक बयान देना चाहिए था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं है। ऐसे धूर्त नेता को हम पार्टी से लात मार के बाहर करते हैं, क्या देना चाहिए इनको? अब इसमें जांच होगी क्या? उनका वीडियो है, वो कह रहे हैं सामने, ऐसे धूर्त नेता के ओके प्रशांत जी पहले आप, फिर दुबे जी वेट करें, आ रहा हूं फिर रत्नाकर जी। कौशिक सर से ये पूछना चाहूंगा, आपकी नजर में मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है, क्या वो छुटमुट कांड है? दूसरी चीज आप जवाब दे दीजिएगा, WFI के मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, क्यों कर दी है? क्योंकि टाइम से चुनाव नहीं है, क्योंकि बलात्कारी भूषण को बचाना था आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय बुलडोजर वाले बाबा को, क्योंकि उनका प्यारा नेता है, वो आभूषण है, उनका चेहरा है, वो उसे बचाने के लिए आज जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिरंगा नहीं लहराएगा देश का। इसका क्रेडिट देना चाहिए मोदी जी को, नहीं देना चाहिए? कौन लेगा? और जब आप कह रहे कार्रवाई होगी, पिछले 2 दिन में उत्तर प्रदेश में कल एक युवा छात्र नेता की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, 2 दिन पहले एक युवा छात्र नेता के पिता की हत्या कर दी जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता वो आया से कौन थे या मानने वाले कौन थे। और कार्रवाई कब होगी? जब महिला पहलवान उन पर लाठियां बरसाई मोदी जी ने। जल्दी से कौशिक जी, फिर संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। उनके आंदोलन के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है भूषण जैसे बलात्कारी पर, तो आम लोग अगर अपनी शिकायत करेंगे। प्रशांत जी 1 मिनट 1 सेकंड, प्रशांत जी 1 मिनट। नहीं, आपको लगता है कि आम लोगों की शिकायत सुनेगी ये सरकार? कभी नहीं सुनेगी। एक बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा झुका दिया मोदी जी ने, तिरंगा नहीं लगाएगा तो ये आम लोगों की सुनेंगे? अब आपने कौशिक जी का जिक्र किया, सुन भी लीजिए ना 1 सेकंड, फिर मैं दुबे जी के पास जा रहा हूं। बोलिए कौशिक जी। देखो जो मणिपुर में हुआ है वो कोई सहमत नहीं है,
लेकिन उनको कहने का अधिकार नहीं है प्रशांत जी, जिन्होंने 93, 94, 82, 86, 67 देखा है मणिपुर में, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। कोई सॉल्यूशन है क्या? एक जाति के साथ एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, दूसरी जाति के साथ दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, और आप टीवी चैनल पर बैठ के कहेंगे कि मणिपुर में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जो कोई विपक्षी बैठे हुए राजनीतिक दलों ने कोई मसौदा, कोई ब्लू प्रिंट दिया ला करके क्या? सर, जिससे क्या सत्ता में है उससे सवाल तो किया जाएगा। अरे आप सुनेंगे नहीं, आप मोदी जी से सहमत है कि विपक्ष बात ही ना करे। अरे आप सुनना नहीं चाहते, आप उसका समाधान, सवाल ही ना करे, उसका समाधान मणिपुर का समाधान, अरे सुन लीजिए ना, मणिपुर का समाधान राहुल गांधी के पास है क्या? राहुल गांधी बता दें। जब देश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री हुआ, वो खुद जो है चेहरा छुपाए रहते हैं, मोदी जी के पास, मंत्री के पास होना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, सरकार में और समाधान जो है आप हमसे पूछ रहे हैं। समाधान रत्नाकर जी, आप अगर सवाल उठाएंगे तो समाधान भी बताएंगे ना। समाधान के लिए सत्ता में आप सबसे ज्यादा रहे हैं। जब आप सत्ता में थे ना, आप सत्ता में थे, आप सत्ता में थे तब क्या? उससे पहले बीच और आप अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमान, एक मिनट, अगर मुसलमान तो एक मिनट, नासिर जुनैद राजस्थान प्रकरण, 10 सेकंड नासिर जुनैद को लेकर क्या हुआ? अरे आप सुन लीजिए चावला जी, देखिए कौशिक जी का बहुत सम्मान करता हूं मैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी मणिपुर में अपना विजिट भी किए और वहां की परिस्थितियों से लोगों को अवगत भी कराए, सरकार को भी अवगत कराए। जो सरकार जो है बचने की कोशिश कर रही थी, आपने देखा कि किस तरह से एक घंटा 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में सरकार को कोसने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में 2 घंटा 11 मिनट करते हैं और 2 मिनट सिर्फ बोलते हैं मणिपुर के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि कितनी संजीदगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं? एक मिनट, अब आपके बीच में रत्नाकर जी, अब सुन लीजिएगा, आप लोगों के बीच में एक शब्द नहीं बोला दुबे जी ने। अब दुबे जी की बात को संयम के साथ सुनिएगा। दुबे जी ये कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों ने नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया। जवाब दीजिए। तिलक चावला जी, मैं इस बात से हमेशा आश्वस्त रहता हूं कि इस देश में किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी की हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में उसके शासनकाल में कुछ भी गलत घटना हो। लेकिन अगर इस घटना को देखेंगे तो ये पीड़ा देने वाली घटना थी, वो मणिपुर की हो या देश के किसी भी कोने में हो रही हो और किसी के साथ हो रही हो। लेकिन हम इसको जाति का स्वरूप नहीं दे सकते, हम वोट बैंक के लिए इतना नहीं गिर सकते कि हम कत्ल को जायज ठहराएं और कत्ल पे राजनीति करें। कांग्रेस का ये भयावह चरित्र जो संजय अपने कौशिक सर ने कहा, वो साफ साफ जाहिर होता है कि उसका चरित्र पुराना है और चाल चरित्र और चेहरा आज भी कांग्रेस बदलना नहीं चाहती, जबकि अब भारत चांद पे पहुंच गया है। ये नई पीढ़ी जो है आज ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश है और हमारे मित्र प्रशांत भाई जो है राहुल गांधी जी से खुश हैं, हमारे प्रवक्ता रत्नाकर भाई अरविंद केजरीवाल से खुश है। तो खुशी का हर क्षण देखिए, सबका अलग अलग स्वरूप है, क्षण है। ये समाज में कुछ नहीं करेंगे, आज तक एक ज्ञापन लिख के नहीं दिए होंगे किसी संस्था के खिलाफ कि वो संस्था सही है गलत है। राजनीति में कहीं एक कोई पत्र होता है, किसी सरकार को नहीं लिखा होगा कि हमारी ये मांगे, कोई मांग पत्र नहीं सौंपा होगा। लेकिन बात इनकी मोदी जी से नीचे होती नहीं है। तो ये कम उम्र में ज्यादा अनुभवी राजनेता भारत को मिला हुआ है और प्रवक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी रखा हुआ है और रत्नाकर भाई तो ही है, वो इतना संयमित होकर बोलते हैं और अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या रत्नाकर जी हैं या राहुल जी हो या इस देश का कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जाति सूचक प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके आपस में एक जाति द्वारा दूसरे जाति से जो लड़ाई हो रही है वो सही है गलत कह रहा है। ये देश हित में नहीं है, बिल्कुल देश हित में नहीं है और ऐसे राजनेताओं का बहिष्कार इस देश में होना चाहिए, वो चाहे किसी दल में हो। रत्नाकर जी, लाइव में कमेंट आया, इस सवाल का उत्तर दे दीजिएगा। बात दुबे जी ने कही है, लाइव में एक कमेंट आया है कि चुनाव के वक्त ही राहुल गांधी को मुसलमानों की याद क्यों आती है? जब चुनाव होता है तभी मुसलमानों की याद राहुल गांधी को आती है। अगर आप लोग इतने ही गंभीर थे मुसलमानों के हालात को लेकर तो एक मिनट सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी आपके शासनकाल में जिसमें यह कहा गया था 63% मुसलमान दलितों से बदतर स्थिति में हैं। आपने क्या किया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का? तिलक जी, आज आप निकल जाइएगा कहीं पे जो मुसलमान बस्ती है वहां पे जाइएगा और आधे घंटे तक आप कम से कम लोगों से बात करिएगा और ये मत कहिएगा कि मैं पत्रकार हूं।
सिर्फ उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करिएगा कि मैं आपके साथ हूं और आपकी जो परेशानी है मुझे पता। और सुनिएगा कितना वो डरा महसूस कर रहे हैं आज के समय में, और कितना भय जो है आक्रा जो सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी किस राज्य में है, और जिस राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है उसकी सरकार वाला ये लगा देते हैं, आप बोलना शुरू कर देते हैं। के कौन रखा? अरे ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, वो सत्य अरे हमको तो अपनी बातें रखने दीजिए। बताइए, इस देश में सबसे अरे ज्यादा किस राज्य में मुस्लिम समुदाय? एक मिनट संदीप जी, एक सेकंड चले जाइए, एक मिनट दुबे जी एक सेकंड वो बहुत एक मिनट संदीप जी एक मिनट ना संदीप जी रत्नाकर जी बहुत काबिल प्रवक्ता है, जिस सवाल से इनको ढोल होना होता है वहां पर वो दाव खेल देते हैं। एक मिनट रुकिए ना, बहुत काबिल और शातिर प्रवक्ता हैं रत्नाकर जी जवाब दीजिए ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का। बात पूरा कर लेता हूँ। हाँ। आप जाइएगा और देखिएगा कि पूछिएगा कि पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति मुसलमानों की कैसी है। आज जिस देश में विशेष समुदाय के लोगों को जो है एक बिल्किस बानो रेप के आरोपियों को जो विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, राज्य सरकार जो है वो उसमें अपना हस्तक्षेप करके उनको रिहा करवाने का काम करती है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से जो है ये किसके हितैषी हैं। और आपने कर्नाटक के के.एस. ईश्वरप्पा जो वहां के पूर्व मंत्री थे, उनका बयान शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो जिस पार्टी के नेताओं की, वो भी इतने बड़े नेताओं की भावना एक समाज को दरकिनार करने की होगी। मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। आप अगर बिल्किस बानो का जिक्र करें, एक मिनट रत्नाकर जी मधुमिता के साथ तो कोई नहीं खड़ा। तो मेरी बातों का पूरा नहीं, आप बिल्किस बानो का जिक्र कर रहे हैं, मधुमिता के साथ तो कोई नहीं खड़ा। क्या हुआ? मधुमिता के साथ कितने खड़े हो फिर? अरे सुन लीजिए, अभी सब बातों का जवाब रत्नाकर जी, मैं सिर्फ आपसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का पूछ रहा था, आप मुझे घुमाए जा रहे हैं। बातों नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि कपड़ों से जो है, कपड़ों के रंग से धर्म की पहचान होती है। आप घुमा रहे हैं मुझे, बोल करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का पूछ रहा हूं, आप घुमा रहे हैं मुझे। अब ये बताइए, ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम जो है धर्म की राजनीति करते हैं, और इनके कपिल मिश्रा जी का, अनुराग ठाकुर का, प्रज्ञा ठाकुर का, प्राची साध्वी का ये बयान जो सर सच्चर कमेटी पर भी तो बोल दीजिए सर। क्या होता है, एक शब्द बोल दीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप जाके देख लीजिए, आज समाज में क्या हो रहा है वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, ओके शासनकाल में सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस, आज आपने रत्नाकर की जलेबी बना दी। आज जो है यात्रा के नाम पे मस्जिदों के ऊपर भगवा फहराने का काम जो है इन लोगों के राज्यों में। याद आया मुझे याद आया। एक सेकंड रत्नाकर जी, एक मिनट रुकिए ना। आप सबसे नहीं, मसला राहुल गांधी का सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया। एक मिनट ये कह रहे हैं कि भगवा लहराया जा रहा है, लेकिन कौशिक जी इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे यहां चुनावी कार्यक्रम में हनुमान जी की इतनी बड़ी गदा, प्रियंका गांधी जी आ रही है, इतनी बड़ी गदा, नर्मदा की आरती हो रही है, वो कह रहे कि नहीं हम तो कुछ करते ही नहीं है जी, हम हिंदू है क्यों नहीं करेंगे। हाँ, मतलब आप करें तो हिंदू, वाह, मतलब ये ना कौशिक जी दोनों हाथों में ये गजब है। मतलब बागेश्वर बाबा की जय। यदि हम तो राजनीति नहीं करते जी, हनुमान जी की गदा इतनी लंबी, हम तो राजनीति नहीं करते जी, हम नर्मदा जी की आरती उतार रहे हैं, इतना बड़ा तिलक लगा रहे हैं, कौशिक जी तिलक भी देखेंगे आप तो गजब का, मतलब कह रहे हैं कि हम तो करते नहीं है राजनीति जी। चावला साहब आज ही देख लीजिए ना, इनके जो मिस्टर राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के बने हैं, हाँ। उनका बिल्कुल रंगा हुआ ये और हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या वो हिंदू में नहीं हो रहा है क्या? वो भगवा में नहीं हो रही थी सभा क्या? मतलब कैसा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ। इधर आप कहते हैं कि माननीय न्यायालयों का पे हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यदि अमरमणि त्रिपाठी को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और सामने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया, 8 हफ्तों में उत्तर प्रदेश सरकार से समय मांग लिया, तो सरकार दोषी हो गई। भाई राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट
रिलीफ देता है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? यदि आपके पक्ष पे फैसला आएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही फिर टाइगर जिंदा है। हाँ, और दूसरे मामले में आएगा सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया। ठीक, क्या सरकार ने कौशिक जी आप ये चुनौती मत दीजिए, एक पार्टी ऐसी भी है। किसी को वो वक्तव्य भी बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी आप बीती बताई और न्यायपालिका के ऊपर प्रभाव डालने का जो सरकार काम कर रही है वो जग जाहिर है, वो भी तो बताना चाहिए। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपनी व्यवस्था पर उंगली उठाई, सरकार की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाई। अरे सरकार ने विवाद किया इसलिए अपनी नहीं, अभी ये जिक्र नहीं, अभी एक मिनट, विषय भटक जाएगा, एक मिनट रत्नाकर जी, फिर चर्चा होगी कि प्रभावित करने का सर फिर क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान कि कोर्ट पे ताला लग गया था, फिर वहां पर चर्चा आ जाएगी। बेकार में क्यों आप बेवजह गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना प्रशांत जी, ये जो मोहब्बत और नफरत वाला मसला है, इसमें सियासत किस और जाती है ये तो सवाल है ही, लेकिन यहां पर यह भी तो साबित कोशिश की जाती है कि भैया हम सबसे बड़े हिंदू हैं। इसी राज्य में, इसी देश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन्होंने पकड़ पकड़ के हनुमान चालीसा भी सुनाई। ऐसा हुआ ना प्रशांत जी कि नहीं? देखिए, भाजपा को दिक्कत इस बात से है कि अगर हिंदुत्व की कोई और बात कर देता, भगवान राम का नाम ले देता है, तो उनको ये लगता है नहीं भगवान राम तो इनकी ठेकेदारी में लिखे हुए और उनके नाम पे घोटाले इन्होंने किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। आप इसको मानते हैं? सीएजी की रिपोर्ट को तिलक चावला जी आप डिनाई नहीं कर सकते। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर को मोदी जी ने, गडकरी जी ने बढ़ा करके 251 करोड़ प्रति किलोमीटर, इसकी बात होनी चाहिए। कौन है ये भ्रष्टाचारी? कौन है ये देश का पैसा लूटने वाले? कहाँ जा रहा है ये पैसा? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? रही बात बयानों की, 3 दिन पहले ओपी राजभर एनडीए के नए पार्टनर हैं और पता नहीं कौन सा नशा करने लगे, कोई सस्ता सा, उन्होंने ये कहा था कि यादवों को 12 बजे अकल आती है। तो क्या एनडीए जो इनके पार्टनर हैं, क्या मोदी जी ने, क्या अमित शाह जी ने कोई बयान दिया? क्या कुछ कहा? क्या कुछ नहीं कहा ना, सुन लिया ना। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि भाजपा वालों के लिए हिंदू कौन है? ये हिंदू जो है भाजपा वालों की नजर में हिंदू की परिभाषा क्या है? प्रशांत जी, महामहिम राष्ट्रपति रत्नाकर जी, एक मिनट महामहिम राष्ट्रपति मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं, गर्भगृह में वो। ठीक, दुबे जी प्लीज पहले आप जवाब दीजिए, फिर एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूं। आप लोगों की बात का निष्कर्ष है वो, बाकी आप लोगों का विवेक। एक मिनट पहले दुबे जी जवाब दे देंगे। ओके तिलक जी, मैं 10 सेकंड तिलक जी, मेरे भाई प्रशांत भाई कह रहे हैं साथी से कि मणिपुर में इनकी मजबूरियां हो सकती हैं। आखिर भूसड़ को किसने बचाया? भूसड़ वाले केस में किसकी मजबूरी थी? किसकी मजबूरी? क्यों नहीं भूसड़ गिरफ्तार हुआ? एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट छोटी सी सलाह दे रहा हूं। दुबे जी वकील भी हैं, बहुत काबिल वकील है, कानूनी नजरिए से भी आपको समझा देंगे जो आप समझना चाह रहे हैं। दुबे जी प्लीज समझा दीजिए। तिलक जी, एक बात होती है हमारे यहाँ, कहावत है गांव में, चोरनी हो तो गलगर हो। गाल आप बजाइए, दूसरे को चोर चोर कहिए कि मैं बहुत शरीफ हूँ। तो आज आम आदमी पार्टी की यही स्थिति हो गई है और उनके साथी बार बार ये आरोप लगाते हैं। ये सोचने की जरूरत है कि आप राजहित में सोच के राजनीति कर रहे हैं कि आपको दिल्ली मिल जाए, आपको पंजाब मिल जाए, लेकिन जो राजनीति में आपको मॉडल अस्थायी बनाने हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आपको मॉडल बनाने हैं तो आपने शराब का मॉडल दिल्ली में बनाया। आपके पहली बार जो आपके मंत्री जी है वो जेल के अंदर। भाजपा वाले सुबह से लेकर शाम तक भांग पी के आते हैं और झूठ फैलाते हैं। अरे भैया आपके शिक्षा मंत्री जेल में है, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जेल में थोड़ी है। आप ही की गृह मंत्री परिवार भी तो हुआ था। आप ये भूल गए? देश का गृह मंत्री परिवार भी तो हुआ था। अरे भैया, देश का गृह मंत्री परिवार भी तो रहा था। अभी दिल्ली न्यायालय का भरोसा नहीं करते, आपकी न्यायालय का भरोसा नहीं करते। एक मिनट आप तीनों बड़े राजनीतिक दल हैं, ठीक, तीनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा नहीं लगता रत्नाकर जी, प्रशांत जी और संदीप दुबे जी, पटना जंक्शन पर जो हाल था युवाओं का,
ऐसे मुद्दों को लेकर सियासत में सवाल नहीं उठने चाहिए। जहां पर एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं 8 लाख रोजगार नौकरी दूंगा पहली कलम से, वहां एक 28 साल का युवा खड़ा होकर कहता है कि नहीं मुझे वोट देना, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, और फिर सामने से जवाब आता है कि हमें वोट देना, हम 18 लाख देंगे। और आज पटना जंक्शन पर जाकर जो युवाओं का हाल है उसको छोड़े बिना आप कहते हो कि भैया यहां पर मोहब्बत की दुकान, तो वहां मोहब्बत की दुकान नहीं दिखाई देती रत्नाकर जी आप लोगों को। वो युवा तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। जी वो 2 करोड़ वाला भूल गए आप। मुझे सब याद है रत्नाकर जी, लेकिन वो कौन है जिनको आप लोगों ने धोखा दिया? आपको मैं बोलूंगा, 1 घंटा निकालिएगा, बेरोजगारी पे बहस करेंगे हम लोग। अभी कर लीजिए, अभी करिए ना। आपने मेरे को दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे मैं अभी चर्चा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए ना। करिए, मैं भी तैयार हूँ। आज देखिए 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बेरोजगारी इस देश में अगर है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी। 2 करोड़ का ये वादा करने वाले, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने वाले आज पकौड़ी तलने को रोजगार बताते हैं। आज देख लीजिए परिस्थितियां क्या हो गई है। मैंने गलत तो नहीं कहा, इनको वहां अलग पूरे देश में इनको हिंदू दिखाई देता है, मुसलमान दिखाई देता है, लेकिन इन लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को वो युवा नहीं दिखाई देते जो पटना जंक्शन पर खड़े हैं। अरे इन्होंने कह तो दिया 2 करोड़ की तो बात कर लीजिए पहले, 10 लाख की तो हम बाद में बात करेंगे। और जब बीजेपी से आप पूछोगे तो बीजेपी कहेगी आप देख लीजिए ना, किस सेक्टर में नहीं दिया हमने, तो 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पकौड़ा चल रहा है वो भी बीजेपी के लिए रोजगार परक व्यक्ति है। बहुत सारी चीजें हैं, निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल ईमानदारी से बात नहीं करना चाहता। ये देखिए, और एक ऐसे मुद्दे, ये देखिए अब लाइव में कमेंट आया, बोले कि अब आया उसी मुद्दे पे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, जब ध्रुवीकरण करने से ही आपको रोकना चाहूंगा, तो आप चाहे तो रोजगारी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी की बात करती है कहीं भी। प्रशांत जी, देख लीजिए प्रशांत जी, ऐसा भी मत करो कि दिल्ली में जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं पकड़ पकड़ के नौकरी दी है सबको। अभी आंकड़ा पूछ लूंगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये फ्री में सब कुछ बांट सकते हो, है ना। नौकरी भी दो, नौकरी देना भी जरूरी है। वहां पे भी कुछ नहीं है तो पंजाब में दो। दिल्ली में देख रहे हैं ना, हाँ पंजाब में देखिए आप, पंजाब में कितने टेम्परेरी टीचर्स को टेम्परेरी नहीं, फिर वही वाली बात मेरे महाराज, मैंने कहा कि आंकड़ा निकालो गूगल से सर्च करके, फिर मुझे बता दो कि हमारी मान सरकार ने आगे के बाद इतनी नौकरी दी है। निश्चित मैं आपको आंकड़ा दूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार को काम करने से रोकने की जरूरत प्रशांत जी, इस विषय पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, ठीक। अभी उसको बहस को डिरेल मत करो। अभी लाइव में कमेंट आया है कि अब आए उसी मुद्दे पे, मैं उसी मुद्दे पे रहना चाह रहा हूं। 1 मिनट रुकिए ना। मैं पटना में जंक्शन में, वहां हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था और ईसाई भी था, है ना। उस पर बात करो, उस पर बात करो। 1 मिनट रुको, उस पर रत्नाकर जी कुछ नहीं बोलेंगे कि वहां, क्योंकि हमारी सरकार है, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इनको 2 करोड़ का याद है, लेकिन यह नहीं याद कि झारखंड में इनकी सरकार और वहां पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। पूछो जरा कितना आंकड़ा है, फिर वो नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। लेकिन खैर, आपने सवाल उठाया, उसी सवाल पे आ रहा हूं। 1 मिनट रत्नाकर जी, आप ही ने सवाल है, संयम के साथ सुनिएगा आप दुबे जी को। दुबे जी ये कह रहे हैं 2 करोड़ के हिसाब से 19 करोड़ रोजगार बनता है आपकी सरकार में। अब तक कुल मिला के लगभग 19 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो क्या देश के युवाओं को 2 करोड़ के हिसाब से 19 करोड़ रोजगार मिल गया है? रोजगार, देखिए पहली बात और 2 बात हमारी 2 मिनट ही सुनिएगा। हाँ। एक तो पहले बेरोजगार कौन है और रोजगार किसे चाहिए, इसकी परिभाषा दोनों लोगों को पता है। आज देश में कोई भी सरकार अपने बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये सत्य भारत को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? अपने युवाओं को ट्रेन करेंगे, अपने युवाओं को ठीक करेंगे, अपने युवाओं को आधुनिक बनाएंगे ताकि वो स्वयं अपने लिए आत्मनिर्भर हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना प्रयास किया, हमें नहीं लगता आज तक कि किसी सरकार ने किया। आपकी बात सही हो सकती है, एक मिनट थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। भारतीय यहाँ से बाहर जाके भी अच्छा कर रहे हैं और भारत के पास रह के उसी बेरोजगारी के मुद्दे पर आप करेक्ट करिएगा, आप विद्वान प्रवक्ता, आप करेक्ट करिएगा, मैं गलत हूंगा तो। पूरे दुनिया में
लगभग 195 देश हैं, ठीक। और बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, टॉप 5वें नंबर पर। मैं सही हूं या गलत? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से सरकार नौकरी दे पाने में असफल है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टरों, हर सेक्टरों में नौकरी के लिए या कार्य करने के लिए आप नौकरी देने में असफल है, तो फिर उस वक्त ये क्यों कहा था 2 करोड़ रोजगार? आंसर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मैं कह सकता हूं 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो युवा हैं, वो युवा अपने लिए सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं और सरकार ने महिलाओं को, आप द्विवेदी घुमा रहे हैं मुझे। एक मिनट और एक चीज बता दें, चावला जी, खत्म करता हूं बात। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्यों में सरकार है उससे ज्यादा ये जो INDIA बना के बैठे हुए हैं, इनकी सरकार है और वहां पे बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं पूछूंगा आपके सामने, एक मिनट दुबे सर, कार्यों को पैर खींचते हैं दुबे सर, एक मिनट, अगर मैं सही हूं, एक मिनट, मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, शायद पिछले साल की ही बात थी जब जून के महीने में आपके 4 मंत्री, बड़े मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद आया आपको? तब आपने कहा था कि 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख। उस वादे को तो याद है ना सर? मैं 15 लाख वाले में नहीं जा रहा हूं ना, मैं 2 करोड़ वाले में जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था कि 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? किससे पूछे? मेरे से? हाँ सर, आप ही ने वादा किया था, आप ही के मंत्री आए थे। मैं बता रहा हूं, हमने जो भी वादे किए हैं उसको पूर्ण किया है। 100% जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उसको अंतिम जमीन पर ले जाके, और देखिए हमारी जो योजनाओं का अगर प्रतिफल देखेंगे तो 90% है। उत्तर प्रदेश तो पहला ऐसा स्टेट है कि 100% योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिला और योजनाएं धरातल पे गई। मैं वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इस तरह के हम युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड करने के बाद उनको स्वरोजगार से जोड़ा। सरकार स्वरोजगार से जोड़ने में नंबर 1 साबित हुई है। दूसरी बात, अरे भैया सुन लो भैया, अभी तो सुनोगे नहीं, अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ नौकरी में रख दोगे, फिर उनको निकलवा दोगे, कहोगे कि मैंने रोजगार दे दिया। रोजगार पूरे विश्व में आंकड़े करेक्ट। एक मिनट प्रशांत जी, बहस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वो अपनी बात रख रहे हैं ना, आपने मुद्दा उठाया, वो अपनी बात रख रहे हैं। 10 लाख नौकरी का आपने वादा किया था। संदीप दुबे जी छोड़िए सर, ये बहस ये चलती रहेगी। आपने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था कि आप 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, 2023 का अंत आने वाला है, कितने मिले? मैंने ये कहा, यह बात इसलिए क्योंकि आपके आंकड़े के मुताबिक 5,09,000 आपने अब तक नौकरी दी है और बाकी बचे 4,91,000 और समय रह गया बहुत कम क्योंकि अगस्त भी निकल गया। अब ये 4,91,000 नौकरी कब देने वाले हैं आप? ये तो सरकार तय करेगी और सरकार आपको इस विषय में सूचित भी करेगी, लेकिन हमने जो वादा किया उसको पूर्ण कर देंगे। और जब ये सरकार चुनाव लड़ने जा रही होगी तो आपको ये रहेगा कि सरकार ने अपने वादे, सारे किए हुए वादे को सर 40 लाख तो केंद्र सरकार में नौकरियां। बात सुन लीजिए, मैं बात समाप्त करता हूं। दुबे सर, ना मेरे को करेक्ट करिएगा, मैं चाह रहा हूं आपसे कि 40 लाख नौकरी तो केंद्र सरकार में पद खाली नौकरी है 40 लाख कुल मिलाकर, और 9 लाख लगभग 64,000, अगर मैं सही हूं, 9,64,000 पद तो खाली पड़े हुए केंद्र सरकार में। मैं गलत तो नहीं हूं ना? पद खाली नहीं है, वो पद को आजकल जो, मैं एक बात खत्म करके कहता हूं, दूसरे तरीके से उस विषय को रखता हूं। जब से 1991 से याराना पूंजीवाद आया, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसके दौर में सरकारों ने खुद भी नौकरियां सरकारी कम की और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी। आज जो विभाग में पद आपको खाली दिखते हैं, वहां पे प्राइवेट जो काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो पद खाली नहीं है, लेकिन उनको मतलब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ना करो। अच्छा, एक मिनट। सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य में जो सरकारें काम कर रही हैं, हम कहें कि हम उन्हें सरकारी नौकरी इतना नहीं इतना दे देंगे, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा असंभव वाली बात है। आज जरूरत है युवाओं को वोट मांगते हुए सब संभव होता है, क्यों अपने पैरों पे खड़ा करने की। और एक मिनट रत्नाकर जी, तथ्य ना साफ होने चाहिए। राजस्थान में एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, राजस्थान दूसरा नंबर है बेरोजगारी दर के मामले में, और बिहार में 40 लाख बेरोजगार भटक रहे हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है फिर? बोलो, यह भी केंद्र की है? जय श्री राम। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा अपनी बातों को पूरा कर।
ठीक है, मैं राजस्थान से ही शुरू करता हूँ, पहले आपके प्रश्न से शुरू करता हूँ। बाकी अभी दुबे जी ने जो बोला, लेकिन मुझे पूरा करने जरूर दीजिएगा, दुबे जी ने जो बोला है प्रश्न का जवाब दे दे प्लीज जल्दी। देखिए, राजस्थान में निश्चित रूप से गहलोत की सरकार जो है एकदम अत्यंत लोकप्रिय सरकार हुई है, और जितना जनहित में काम किया है गहलोत सरकार ने, उतना जनहित के कार्य जो है शायद ही किसी दूसरे सरकारों ने किया है। आज मैं बता दूं 3 लाख रोजगार देने का काम किया है गहलोत सरकार ने, और 11.05% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है राजस्थान की सरकार का। बेरोजगारों का आंकड़े भी बता ज्यादा है। कहीं न कहीं मैं बता रहा हूँ, आगे सुन लीजिए, कहीं न कहीं राजस्थान सरकार जो है अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान इसी सरकार ने 40 करोड़ मुद्रा लोन दिया, उसके बारे में बोलिए ना फिर। आप तिलक जी, अब मुझे दुबे जी का थोड़ा एक जवाब दे लेने दीजिए, खाली 30 सेकंड दीजिएगा मुझे, ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 30 सेकंड, समय भी कम है अब। देखिए, आपने पूछा इनसे प्रश्न कि वो जो 30-40 लाख जो केंद्र सरकार के पास खाली है पद, वो क्यों नहीं भर रहे? तो आप इनके एक नेता का स्टेटमेंट आया था, बयान आया था, हमारे देश में तो बहुत सारे पद खाली हैं, काबिल लोगों की कमी हो गई है, काबिल क्वालिफाइड लोग नहीं है। नहीं, ये विषय बहुत गंभीर है, ये विषय बहुत गंभीर है। एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन रत्नाकर जी, एक मिनट प्रशांत जी, सर आप लोग रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, आप तीनों काबिल प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अभी मैं पूछ लूंगा हिंदुस्तान का लेबर मिनिस्टर कौन है, तो आप शायद गूगल सर्च करेंगे तीनों। हिंदुस्तान का लेबर मिनिस्टर कौन है? मुझे 10 सेकंड, ये विषय इतना गंभीर है सर, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। आंकड़ों के साथ बात करिए, मैं ये कह रहा हूँ। आंकड़ों के साथ भाई साहब, आंकड़े लेके ही बैठता हूँ मैं, बिना आंकड़ों के बात नहीं करता। मैं दुबे जी की बातों को जरा रखना चाहता हूँ। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पे वित्त मंत्रालय ने एक अपना रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि नए रोजगार के जो भी सृजन के अवसर हैं वो अभी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ये इनकी नाकाबिलियत का नतीजा है कि वित्त मंत्रालय को इस तरह से एक मिनट करना पड़ा। एक मिनट चलते एक आंकड़ा पढ़ देता हूँ। एक मिनट सबका ऑडियो एक शोर मत करिए प्लीज। 2014 से 2022 के बीच में आपने कहा ना दुबे जी, कितने आवेदन, सुनिएगा आंकड़ा। 2014 से 2022 के बीच में 22 करोड़ 5 लाख ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया, मगर सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000, यानी कि 0.33% सरकारी नौकरी मिली। हैरान करते हैं सर ये आंकड़े। हमें ऐसे मुद्दों पर रत्नाकर जी और प्रशांत जी चर्चा करनी चाहिए। नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान तो तभी खुल जाएगी सर जब सबको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो ये नफरत की दुकान में कोई जाएगा भी नहीं, है ना रत्नाकर जी? इस पर चर्चा करिए। और राज्य जहां पर 14 गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर भी थोड़ा रोजगार का दुकान खोलिए जैसे मोहब्बत की खोली है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, नफरत या मोहब्बत की दुकान, अब देखिए आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।